लेसन नंबर 7, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। अब इस लेसन नंबर 7 के अंदर बेसिकली हम लोग को 3 चीज समझना है। एक पढ़ना है सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में, एक पढ़ना है ट्रस्ट के बारे में, और एक पढ़ना है सोसाइटीज के बारे में, नॉर्मल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो 3 तरीके का चीज अपने को इस चैप्टर में सीखना है। सबसे पहला बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ये कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी का ऑलरेडी एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब पहला सवाल, क्या मुकेश अंबानी ने ये कंपनी चैरिटी के लिए बनाया या पैसा कमाने के लिए बनाया? पैसा कमाने के लिए, चैरिटी के लिए नहीं बनाया। कंपनी क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। अब मुकेश अंबानी क्या करना चाहता है? ये लोगों का भलाई करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है? सबका भलाई करना चाहता है, चैरिटी करना चाहता है। तो मुकेश अंबानी के पास क्या ऑप्शन है? ये सोचता है कि चल एक और कंपनी बना लेते हैं, एक और कंपनी बना लेते हैं, और ये कंपनी से हम क्या करेंगे? सिर्फ चैरिटी का काम करेंगे। तो ये किसके पास गया? सॉरी, तो मुकेश अंबानी ऑब्वियसली किसके पास गया होगा? आरओसी के पास। ठीक है, आरओसी को क्या बोलता है कि सर मेरे को एक क्या बनाना है? कंपनी बनाना है, और उस कंपनी में हम क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। तो आरओसी बोलता है कि भाई तुम्हारे ऊपर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम कैसा आदमी है? तुम तो भैया पैसा कमाने वाला आदमी है। ठीक है, तुम चैरिटी करोगे कि नहीं करोगे, क्या भरोसा? तो तुम जाओ, किससे पूछ लो? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लो। तुम किसके पास चले जाओ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुमको परमिशन दे देगा तो फिर मेरे पास आना, फिर हम तुमको एक कंपनी बना के दे देंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं तो मेरे को भी दिक्कत नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना 3 चीज वेरीफाई करेगा। पहला तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट वेरीफाई करेगा, मतलब कि तुम क्यों अपना ये कंपनी खोलना चाहते हो। ठीक है, अगर लगता है कि तुम कंपनी खोलना चाहते हो तो प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, तुम इन सारी चीज के लिए बनाना चाहते हो तो चलो अच्छा बात है। फिर क्या होगा कि तुम प्रॉफिट या तो कमाते नहीं हो, या तो तुम ये सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। और या फिर अगर तुमको कुछ प्रॉफिट आता भी है, ठीक है नहीं, तो वो प्रॉफिट तुम अपने पॉकेट में नहीं ट्रांसफर करते, फिर उस प्रॉफिट से तुम क्या करोगे? तुम एक नया स्कूल बना दोगे, नया स्पोर्ट्स अकेडमी बना दोगे, नया हॉस्पिटल बना दोगे, मतलब वो प्रॉफिट तुम वापस से इसी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर लोगे। और तीसरा, प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और तीसरा क्या बोलता है कि बेटा जितना भी प्रॉफिट है, एक भी रुपया अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करना। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सोसाइटी की भलाई के लिए। तो सिर्फ वहां पे इस्तेमाल करना है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करोगे? प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। पैसा या तो कमाओगे नहीं, और कमाओगे तो इसी ऑब्जेक्ट में वापस से लगा दोगे। और डिविडेंड नाम का तो भैया भूल जाना, 1 रुपया भी अपने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इन 3 चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको क्या देगा? एक लाइसेंस, कि जाओ मेरे तरफ से हम तुमको क्या दे रहे हैं? लाइसेंस दे रहे हैं, जाओ और क्या कर लो? कंपनी खोल लो। तो अब मुकेश अंबानी किसके पास आएगा? आरओसी के पास आएगा, और आरओसी को क्या शो करेगा? ये लाइसेंस, कि सर मैं लाइसेंस लेके आ गया। नाउ आरओसी विल गिव यू परमिशन टू क्रिएट अ कंपनी। ठीक है, ये कंपनी को कैसा कंपनी बोलेंगे? ये कंपनी को कैसा कंपनी बोलेंगे? सेक्शन 8 कंपनी बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसा कंपनी बोलेंगे? सेक्शन 8 कंपनी बोलेंगे। ये जो 3 कंडीशन है, कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 8 में दिया हुआ है। ये लाइसेंस सरकार कौन से सेक्शन के अंदर दे रहा है? सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, अब और एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया? कि बेटा लाइसेंस लेके जा रहे हो, कल को अगर पता चला ना कि तुम ये सारा काम नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, कुछ फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, तो तुम्हारा लाइसेंस क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे।
तो तुम्हारा लाइसेंस क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। प्लस लाइसेंस लेके जा रहे हो, हर साल मेरे को क्या करना, एक रिपोर्ट जमा करना है कि तुम कितना बच्चा को पढ़ाया, कितना पेशेंट का इलाज किया, क्या किया। मतलब कि लाइसेंस देते टाइम पे वो क्या लगा सकता है तुम्हारे ऊपर, एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकता है। ये 3 होगा तो लाइसेंस देंगे, और लाइसेंस के साथ साथ तुमको और भी बहुत सारा चीज मेरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ये सारा बात फॉलो नहीं करते तुम लाइसेंस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देन आई विल कैंसिल द लाइसेंस। अब यहाँ पे और एक चीज समझना है मेरे को लास्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम के लास्ट में क्या लिखा है, लिमिटेड। लिमिटेड लिखा मतलब एक ऐसा कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड होता मतलब एक ऐसा कंपनी था, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब बोलता है अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाया तो लास्ट में लिमिटेड रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी अगर बनाते हो तो आपके नाम के लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे नारायणा विद्यालय, बस खत्म। इसके आगे लिमिटेड प्राइवेट कुछ लगाने का दरकार नहीं, बस नॉर्मली ऐसा। अब और एक चीज सुनो, मुकेश अंबानी क्या बोल रहा है कि यार हम ना चैरिटी के लिए नया कंपनी नहीं बनाएंगे। मेरा तो पहले से क्या एक कंपनी बना हुआ है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से बना हुआ है। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हम चैरिटी वाला काम नहीं कर सकते? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हम चैरिटी वाला काम नहीं कर सकते क्या? बोला ठीक है चलो। फिर मुकेश अंबानी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो गया कि तुम आज के बाद ऐसा ऐसा काम करोगे, प्रॉफिट इसी में इस्तेमाल कर लोगे और डिविडेंड नहीं दोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको वापस से क्या दे देगा, एक लाइसेंस दे देगा। ठीक है, और क्या बोलेगा कि लाइसेंस लेके किसके पास चले जाओ, आरओसी के पास चले जाओ। फिर आरओसी क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा बोलो, आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा कि तुम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हो, फिर तुम अपने कंपनी को क्या कर देना, पब्लिक से सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करवा लेना। ठीक है, ये लाइसेंस लेके जाओ और तुम अपने आप को क्या करवा लो, इससे सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करवा लो। अब एक परेशानी आया सर, सेक्शन 8 कंपनी के नाम के लास्ट में तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे नाम के लास्ट में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिमिटेड वर्ड क्या कर दो, हटा दो। तुम्हारे नाम में लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं सेक्शन 8 कंपनी में क्या लिखा है। पहला सवाल कि मुकेश अंबानी अगर सेक्शन 8 का कंपनी बनाना चाहता है तो किसके पास जाएगा, आरओसी के पास जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेके आएगा, लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद किसके पास जाएगा, आरओसी के पास जाएगा। ठीक है, पहले किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहाँ से लाइसेंस मिल गया, अब लाइसेंस लेके किसके पास जाएगा, आरओसी के पास जाएगा। क्या लिखा देखते हैं, where it is proved to the satisfaction of central government। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगा, क्या हो गया, that a person or association of person proposed to be registered under this act। आप इस कानून में रजिस्टर होना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, और आपका ऑब्जेक्ट क्या, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। आप अच्छा अच्छा काम करना चाहते हो। इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी। अगर आप पैसा कमाते हो तो, फ्री में करते हो अच्छा बात है, पैसा कमाते हो तो वो पैसा आप कहाँ अप्लाई करोगे, प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसी चीज में आप उसको इस्तेमाल कर लोगे। एंड इंटेंड्स टू प्रोहिबिट 100% बैन। ठीक है, देयर इज अ 100% बैन, अलाउड ही नहीं है। क्या अलाउड नहीं है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुश होकर आपको क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय अ लाइसेंस, ठीक है, अलाउ दैट पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करेगा, बोलेगा जाओ बेटा कंपनी की तरह बन जाओ। अब लाइसेंस कैसे इशू करेगा, इशूड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड ऑन सच कंडीशंस। बात कर रहे थे ना, लाइसेंस के समय कुछ एडिशनल कंडीशन भी लगा सकता है कि लाइसेंस लेके जा रहे हो, हर 2 महीने में बताना क्या काम किया नहीं किया। और क्या बोल रहे हैं कि अलाउ दैट पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विदाउट द एडिशन टू इट्स नेम ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तुम अपने नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, लाइसेंस लेने के बाद तुम किसके पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी के पास।
मिलने के बाद आरओसी क्या करेगा, ऑन एन एप्लीकेशन, आप आरओसी के पास एप्लीकेशन करेगा, आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। फिर आरओसी आपको सेक्शन 8 के अंदर में रजिस्टर कर लेगा। फिर क्या बोलता है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ लिमिटेड। अब क्या बोल रहे हैं, जो अधिकार एक पब्लिक कंपनी को मिलता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी को उससे ज्यादा अधिकार मिलेगा? कैसा मिलेगा? क्या सेक्शन 8 कंपनी का ड्यूटीज ज्यादा रहेगा? भाई सेक्शन 8 कंपनी भी आखिरकार क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। तो जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी का या प्राइवेट कंपनी का होता है, वही राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 8 कंपनी का भी होगा। आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, where it is proved to the satisfaction of central government that a limited company registered under this act। अब यहाँ पे किसका बात हो रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी का। हम लोग एग्जांपल लिए थे कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक कंपनी है रिलायंस, तो हम नया कंपनी नहीं बना के क्या इसको ही कन्वर्ट करवा सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी में? करवा तो सकते हैं, वही लिखा हुआ है, where it is proved to the satisfaction of central government that a limited company registered under this act। आप ऑलरेडी इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, हैज बीन फॉर्म्ड विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज के, क्लॉज ए में जो ऑब्जेक्ट बताया आप उसी के लिए बने हो, मतलब क्लॉज ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया आप वही काम करते हो, एंड विद रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस मेंशन्ड इन बी एंड सी, और जो रेस्ट्रिक्शन और जो प्रोहिबिशन बी और सी में है आप वो भी फॉलो करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, देन इट मे बाय लाइसेंस अलाउ द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, तो आपको लाइसेंस देगा, बोलेगा कि चलिए सेक्शन 8 में आप क्या कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, और साथ साथ क्या करना है, एंड टू चेंज इट्स नेम, अपना नाम बदल लीजिए बाय ओमिटिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, अपने नाम में से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड को हटा लीजिए, और फिर आप किसके पास जाइए, आरओसी के पास, और उसके पास एप्लीकेशन करिए। फिर आरओसी आपको, ठीक है, आपकी कंपनी को इस सेक्शन के अंदर अप्लाई रजिस्टर कर लेगा, इट विल रजिस्टर यू अंडर दिस सेक्शन। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को भी अगर कन्वर्ट करना है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकता है। एक कंपनी क्या काम करेगा ये कहाँ लिखा होता है, ये कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है, ठीक है। एक कंपनी क्या काम करेगा कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम में लिखा होता है, ठीक है। कैसे काम करेगा कहाँ लिखा होता है, आर्टिकल्स में लिखा होता है। तो ये मान लो कैसा कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था तो मेमोरेंडम में लिखा था कि हम क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे, ठीक है। आर्टिकल में लिखा था कि डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन एक बार क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, और आरओसी ने तुमको सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कर दिया, फिर तुमने मेमोरेंडम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आर्टिकल्स क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये अलाउड होगा? नो। जाइए और किसका परमिशन लीजिए, अगर आपको अपने आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना है तो किसका परमिशन लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके आइए। A company registered under this section shall not alter, change नहीं करेंगे the provision of its memorandum or articles except with the previous approval of central government। पहले जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आइए, उसके बाद आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप क्या बोलते हैं, देखो अब मान लो जैसे मुकेश अंबानी अपने एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पढ़ लिए। सेम वे मुकेश अंबानी अपनी सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल पब्लिक कंपनी में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलता है यार बहुत कर लिया चैरिटी, अब चैरिटी करने का मन नहीं है, चलो थोड़ा पैसा कमाते हैं, पब्लिक कंपनी बनाते हैं। तो नया कंपनी बनाने का जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग कंपनी को भी क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कौन बताएगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा।
A company registered under this section, Section 8 company, may convert itself into company of any other kind. आप अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशंस एज मेनी प्रेस्क्राइब. कंडीशंस फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे एक सिंगल सा लाइन लिखा हुआ है, कंपनी लॉ पढ़ा, उसके अंदर में भी पढ़ा कि एक पार्टनरशिप फर्म में बिकम अ मेंबर अंडर दिस सेक्शन, मतलब ऑफ द कंपनी दिस सेक्शन. पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम member of any company but in section 8 company it is allowed. ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा अकेला कंपनी जिसमें पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है. चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि तुम गलत काम करते हो तो जो लाइसेंस तुमको दिया तो लाइसेंस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस, रिवोक मतलब विड्रॉ कर लेगा, कैंसिल कर देगा. ग्रांटेड टू एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन. क्या बोल रहे हैं, पहला कि तुमने किसको फॉलो नहीं किया, सेक्शन 8 को फॉलो नहीं किया, और एनी ऑफ द कंडीशंस सब्जेक्ट टू लाइसेंस. बोला ना एडिशनल कंडीशन लगा सकता है, तुमने एडिशनल कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, और अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि तुम कैसा काम कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, और इन अ मैनर वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, या फिर अपने ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, और प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर तुम ऐसा काम करे जो किसके खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ, जनता के खिलाफ. तो या तो तुमने सेक्शन 8 को फॉलो नहीं किया, या एडिशनल कंडीशंस फॉलो नहीं किया, या तो फ्रॉडुलेंट काम करते हो, या फिर तुम अपने ऑब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो. ठीक है, तो क्या बोले देखो, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ जो एक्शन लेना है वो तो लेके रहेंगे. मतलब कि तुम फ्रॉड चीटिंगबाज आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट से झूठ बोल करके लाइसेंस लेके आ गए, तो तुम्हारे पे 10 लाख रुपए का फाइन तो लगाएंगे. बात समझना, फाइन तो लगाएंगे. उसके साथ क्या करेंगे, जो लाइसेंस तुमको दिया था वो लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे. ऐसा नहीं कि लाइसेंस फाइन लगा के छोड़ दिया, बोले जो आगे से मत करना, ऐसा नहीं. फाइन लगाए बोले लाइसेंस भी कैंसिल, छोड़ो. इट विल रिवोक द लाइसेंस. ठीक है, और क्या बोले, डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट. अब बोलेगा चलो बेटा बहुत दिन तुम सेक्शन 8 कंपनी बन गए, अब वापस से क्या बन जाओ, नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर लो. तुमको सेक्शन 8 कंपनी बनने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करते हैं. नाउ यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल कंपनी बन जाओ. तो सर मेरे नाम के लास्ट में तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नहीं था, अब पब्लिक कंपनी बनेगा तो लिमिटेड लिखना पड़ेगा, प्राइवेट बनेगा तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा. तो बोलता है कि एक काम करो, अपने नाम में ये सारे वर्ड्स ऐड कर लो, तो अपने आप को कन्वर्ट करो एंड चेंज योर नेम, ऐड द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. समझ में आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस दे सकता, तो लाइसेंस वापस भी दे सकता, और उसका 5 कंडीशंस यहाँ पे दिया. अब और अच्छे से दो चार बात समझना. नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट मुकेश अंबानी के खिलाफ ऐसा ऑर्डर डायरेक्टली पास नहीं करेगा, पहले वो इसको अपने पास बुलाएगा, बोला बेटा तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुनने को मिला है. तो मुकेश अंबानी बोले अंकल क्या बात बोल रहे हैं आप, लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, मेरे को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट बोले अच्छा ऐसा बात है, जाओ कोई बात नहीं, फिर लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगा. मतलब कि सामने वाले के खिलाफ वो डायरेक्टली एक्शन नहीं लेगा. ठीक है, वन साइडेड एक्शन नहीं लेगा, सामने वाले को भी बोलने का मौका देगा. कोर्ट में जाते हैं तो जो जज होता है वो एक बार जो भी मुजरिम होता है, जो गुनहगार होता है, उससे पूछता है ना कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम एक्शन ले लेंगे. वही सेम बात यहाँ लिखा हुआ है. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात किसको बताएगा, कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन टू द आरओसी को भी बताएगा कि सुनो उसको मैंने ना ऐसा ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, तो उसका स्टेटस चेंज कर देना. अब यहाँ पे और 2-3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ऐसे पढ़ना है.
वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक, ठीक है। और क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है कि यार तुमने कैसा काम किया है, फ्रॉडुलेंट काम किया है, ठीक है, बहुत गलत काम किया है। और अगर हम क्या बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि जाओ सेक्शन 8 कंपनी को कैसा कंपनी में कन्वर्ट कर लो, पब्लिक में या फिर प्राइवेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इसकी जगह तुम नॉर्मल कंपनी बना लो। तो तुम सेक्शन 8 कंपनी में फ्रॉड करते थे, तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी बना के भी तो तुम फ्रॉड कर ही सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक की भलाई के लिए क्या अच्छा है, पता है पब्लिक का अच्छा कैसे होगा? भाई तुम किसी और कंपनी में कन्वर्ट मत करो, तुम्हारे कंपनी में क्या करवा देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं, तुम कोई काम करो ही मत, ठीक है, तुम्हारे कंपनी हमेशा हमेशा के लिए हम बंद करवा देते हैं। या फिर एक दूसरा सेक्शन 8 कंपनी है, उसको बोलेंगे कि वो तुम्हारे कंपनी को क्या कर ले, परचेस कर ले, ठीक है। या तो तुम्हारे कंपनी को हम क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे, या फिर दूसरा कंपनी को बोलेंगे कि तुम्हारे कंपनी को क्या कर ले, परचेस कर ले, तुम्हारा सारा का सारा सामान हम दूसरे कंपनी के साथ क्या करते हैं, मिलवा देंगे। देखते क्या लिखा है, सरकार तुम्हारा लाइसेंस क्या कर चुका है, वो कर चुका है, और लगता है कि पब्लिक की भलाई इसी में है, तो इट में डायरेक्ट द कंपनी भी वुंड अप, या तो कंपनी का वाइंडिंग अप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी, या दूसरी कंपनी के साथ मिला दीजिए, ठीक है। तो तुम्हारी सेक्शन 8 कंपनी को क्या हम किसी पब्लिक कंपनी के साथ अमलगमेट करवा सकते हैं? नो। सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 की कंपनी के साथ ही मर्ज करवाएंगे, अमलगमेट करवाएंगे, ठीक है। किसके साथ ज्वाइन करना है तुमको? दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को बोलेंगे कि परचेस कर लो, या तो तुम्हारा कंपनी का क्या करवा देंगे, वाइंडिंग अप करवा देंगे, या फिर बोलेंगे कि अमलगमेट हो जाओ विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 8। अब क्या बोलते हैं, नो सच ऑर्डर शैल बी पास्ड अनलेस द कंपनी इज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भाई सुनवाई का मौका दे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट वाइंडिंग अप के बारे में और कोई पॉइंट अमलगमेशन के बारे में, पहले 9 नंबर पॉइंट। अब अगर हम लोग क्या कर दिए, वाइंडिंग अप कर दिए, ठीक है, तो वाइंडिंग अप के बाद क्या होता है, देखो वाइंडिंग अप कर दिया मतलब बिजनेस क्लोज, खत्म। तब कंपनी के पास कुछ एसेट्स है और कुछ लाइबिलिटीज है। मान लो कि एसेट कितने रुपए का है, 3 लाख रुपीज का, और लाइबिलिटीज कितना है, 1 लाख। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी में लाइबिलिटीज को पे करेगा, कहां से करेगा सर, एसेट बेच देगा, ठीक है, एसेट को बेच देगा। कितने रुपए का एसेट बेचेगा, 1 लाख एसेट बेचेगा और ये लाइबिलिटीज दे देगा। अभी भी कंपनी के पास 2 लाख रुपए का क्या है, एसेट्स है। ये 2 लाख रुपए का क्या होगा, ये 2 लाख रुपए का जो एसेट्स इसका क्या होगा। अब बात हो रहा है कि सर कंपनी बनाया किसके लिए, क्या था, जनता की भलाई के लिए। तो 2 लाख रुपए भी कहां पे यूज होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए। तो आप इन एसेट्स को क्या करिए, 2 ऑप्शन है, या तो कोई सेक्शन 8 कंपनी पकड़िए और ये एसेट्स आप इस सेक्शन 8 कंपनी को दे दीजिए, या तो आप किसी दूसरा सेक्शन 8 कंपनी को ये एसेट्स दे दीजिए। अब बोले सर मेरा कंपनी जो है वो स्पोर्ट्स का काम करता था, ये सेक्शन 8 कंपनी जो है हॉस्पिटल का काम करता है, तो वो एसेट इस हॉस्पिटल कंपनी का काम आएगा, नो। तो ये एसेट आप कैसा कंपनी को ट्रांसफर करना जो किस बिजनेस में है, स्पोर्ट्स वाले में है, ठीक है। मतलब आप एक ऐसा सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर करिए जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। या फिर एक काम करिए, या फिर आप इस 2 लाख रुपए के एसेट को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, और बेच के जो पैसा आता है उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड है गवर्नमेंट का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, उसके अंदर ये पैसा जमा करवा दीजिए। क्या लिखा है देखो वापस एक बार, बाइंडिंग अप करने के बाद देयर रिमेन्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या बोलता है, डेट्स और लायबिलिटीज देने के बाद भी देयर रिमेन्स सम एसेट, कुछ एसेट बच गया है ना। 1 लाख रुपए का लायबिलिटी था, ये देने के बाद भी 2 लाख रुपए का एसेट रिमेन हो गया, बच गया। तो इस 2 लाख रुपए का एसेट का क्या करोगे, देन दे में बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो या तो वो एसेट किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे दीजिए, बट तुम्हारा हॉस्पिटल स्पोर्ट्स का हॉस्पिटल चलेगा क्या, नहीं। ये सेक्शन 8 कंपनी का क्या होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर क्या करो, इन एसेट्स को आप बेच दीजिए, और बेच के जो पैसा आएगा वो कहां पे जमा करवा दीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के अंदर जमा करवा दीजिए। बहुत सिंपल सी बात।
बेच दीजिए और बेच के जो पैसा आएगा वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के अंदर जमा करवा दीजिए। सिमिलरली क्या बोलता है कि सरकार दो चीज करवा सकता था, या तो आपका कंपनी को बंद करवा सकता था या फिर आपकी कंपनी को अमलगमेट करवा सकता था। चलिए अब बाइंडिंग का पता समझ लिया, अब समझते हैं अमलगमेट क्या होता है। Where the central committee is satisfied that it is essential in public interest, the company registered under this section should be amalgamated with another company। ठीक है, तो फिर क्या देखना है, देखो पॉइंट नंबर 10, अमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही मिक्स करना, और वो भी ऐसा कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो सेक्शन 8 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है सेक्शन 8 कंपनी का। ये फीचर्स एक्चुअली हम लोग का पढ़ा ही हुआ है। पहला बोलते हैं फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो आप अपने ही ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको यूज कर लोगे। आप डिविडेंड तो दे ही नहीं सकते अपने मेंबर लोगों को। आपके नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज करने का जरूरत नहीं है। आपके पास कोई कैपिटल ना भी हो तो काम चलता है, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी का शेयर्स खरीदेगा नहीं, कोई आपकी कंपनी का शेयर्स खरीदेगा नहीं। लोग शेयर्स क्यों परचेज करते हैं? ये इंसान किसी कंपनी का शेयर क्यों परचेज करता है? ताकि कंपनी बाद में जो प्रॉफिट कमाए तो इसको कुछ ना कुछ क्या मिले, डिविडेंड मिले, इसको इनकम होगा, है ना। कहीं पे इन्वेस्ट किया है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस डिविडेंड, कि बाद में डिविडेंड मिलेगा, चल शेयर्स खरीद लेते हैं। ये कंपनी तो डिविडेंड देता ही नहीं है तो कोई शेयर्स खरीदेगा नहीं, इसलिए कोई पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। स्टैम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन इसको करवाना जरूरी नहीं है। चलो फिर बोलते हैं बहुत सारा एडवांटेजेस मिला हुआ है, मेनी प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी। फिर लिखा हुआ है कि 1% कंपनी जो होता है वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता। अब ये 1% कंपनी सेक्शन 8 की तरह काम नहीं कर सकता है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि जिस तरीके से एक इंसान क्या बना सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकता है, उसी तरीके से एक इंसान एक कंपनी भी बना सकता है। इस कंपनी को हम लोग बोलेंगे 1% कंपनी। अब एक अकेला इंसान अगर कोई कंपनी बनाता है तो किसके लिए बनाएगा? ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। चैरिटी वगैरह करने के लिए एक इंसान कंपनी नहीं बना सकता। तो 1% कंपनी जो है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होगा, वो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आप नहीं फॉर्म कर सकते। इसके अलावा बोलते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी जो है, ठीक है, वो भी एक नॉर्मल कंपनी होता है, सिमिलर टू अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसका इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इसका भी होता है। फिर बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशंस मिला हुआ है, क्या क्या बेनिफिट्स है। देखो बहुत सिंपल, खाली हेडिंग पढ़ेंगे, इसको बहुत दिल लगा के पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछेगा, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, काइंडली डिस्कस, बस। तो बहुत सारा पॉइंट लिखा, देखो है ना, कितना सारा पॉइंट देखो। तो 14 पॉइंट्स दिया हुआ है। अब उसके अंदर में हम लोग खाली एक बार देख लेते हैं। पहला होता है कंपनी सेक्रेटरी नो लॉन्गर मैंडेटरी। भैया कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पे चाहिए? जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपया होता है वहां चाहिए। अब इसको पेड अप कैपिटल चाहिए नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी रखने का जरूरत है ही नहीं। फिर बोलते हैं नो नीड फॉर मिनिमम शेयर कैपिटल, इसको शेयर कैपिटल का जरूरत है ही नहीं, ये भी पढ़ चुके। फिर बोलते हैं शॉर्टर नोटिस पीरियड फॉर एजीएम। अब क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर शेयर होल्डर्स लोगों का क्या करना है, मीटिंग बुलाना है, तो शेयर होल्डर्स लोग को क्या भेजना पड़ेगा? एक नोटिस भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के पास। अब बोलते हैं नोटिस कब भेजेंगे? ट्वेंटी 21 क्लियर डेज नोटिस, मतलब कि मंडे को मीटिंग है तो संडे को चिट्ठी भेज दिया, आ जाएगा कल मुंह उठा करके मीटिंग में। तो भाई कोई इंसान ऐसे ही मुंह हाथ पैर उठा करके एक दिन के अंदर तो आ नहीं सकता, उसका भी अपना कुछ प्लान्स होता है, कोई शेड्यूल होता है, इसीलिए मीटिंग से कम 21 डेज पहले आपको भेजना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो 21 दिन की जगह आपको बोल दिया गया कि आप चलो 14 दिन पहले भी भेजोगे तो काम चल जाएगा। ओनली 14 days notice shall be required to convene an annual general meeting for a section 8 company. नेक्स्ट बोलते हैं नो नेसेसिटी टू रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स अनलेस रिक्वायर्ड एटसेट्रा। अब क्या बोलते हैं देखो कि एक सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 118 which requires recording of minutes no longer applied to NPOs।
हाउएवर अगर खुद कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तब आपको 30 दिन के अंदर मिनट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर खुद सेक्शन 8 कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखता है कि तो क्या हुआ कि हम सेक्शन 8 कंपनी है, हम तो मिनट्स मेंटेन करेंगे, तो करेंगे तो करो, रोक कौन रहा है, करो। फिर बोलते हैं डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या होता है, देखो मान लो कि ये कौन सा मीटिंग है, दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देते हैं, अपना बैलेंस शीट, पीएल, ये सब हम लोग उनको शो करते हैं कि देखिए भाई हम लोग ने साल भर में क्या काम किया। अब शेयर होल्डर्स लोग मीटिंग में आएंगे और आपके 100-200 पन्ने का बैलेंस शीट, पीएल वहां पे देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नोटिस है, इस नोटिस के साथ ही ये बैलेंस शीट, पीएल का एक कॉपी उनको भेज दिया करते हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 136 में लिखा हुआ है कि आप जब नोटिस भेजते हैं ना, उसके साथ ही साथ आप एक बैलेंस शीट, पीएल का कॉपी भी भेज दीजिए। तो नॉर्मल कंपनी इसके लिए ऑब्वियसली कितना टाइम है, 21 डेज, बट सेक्शन 8 कंपनी ये बैलेंस शीट वगैरह भी कितने दिन में भेज सकता है, 14 डेज में भेज सकता है। चलो कहां लिखा है बात, इंस्टेड ऑफ 21 डेज सेक्शन 8 कंपनीज आर अलाउड टू डिस्पैच 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। फिर बोलते हैं ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड, मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसके यहाँ पे 2 डायरेक्टर भी होंगे तो काम चल जाएगा। सर एक नहीं होगा क्या, नहीं, एक तो 1% में होता है बस। फिर क्या बोलता है, सच कंपनीज शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको रखने का जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, बट पब्लिक कंपनी को 3 नहीं रखने का जरूरत है। आपके पास 2 भी है तो चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए। बोलता है कोरम भी कितना होगा, कोरम तो भैया कम से कम 2 ही होगा ना। मीटिंग में कम से कम 2 लोगों को तो आना ही पड़ेगा। कोरम मतलब वो लोग जो मीटिंग में आएंगे, ठीक है, तो मीटिंग में कम से कम कितने लोग आएंगे, 2। एक अकेला इंसान क्या डिस्कस करेगा मीटिंग में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। चलो ये भी अच्छा बात है कि सेक्शन 8 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं एग्जाम्पशन रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग। एक नॉर्मल कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है ना, जब एक नॉर्मल कंपनी का जन्म होता है तो वहां से 30 डेज के अंदर उसको अपना पहला बोर्ड मीटिंग करना होता है। बट सेक्शन 8 कंपनीज शैल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको ये करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बोर्ड मीटिंग में क्या बोलते हैं कि एक नॉर्मल कंपनी को मिनिमम 4 मीटिंग तो करना ही पड़ता है हर साल, ठीक। और 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। ये सारा बात कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 173 में। सेक्शन 173 में क्या बोल रहे हैं कि कम से कम साल में कितना मीटिंग होगा, 4 मीटिंग, और 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन बस। मतलब कि एक मीटिंग हम कर रहे हैं जनवरी में, फिर दूसरा मीटिंग हम लोग जून में, ऐसा चलेगा क्या, नो भाई। जनवरी से जून हो गया, इतना दिन क्या करते, इतना दिन मीटिंग क्यों नहीं किया। 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 120 दिन। यहाँ जनवरी से जून ही तो 6 महीना हो गया, समझ में आ रहा है, नॉट अलाउड। 6 महीना हो गया, दिस इज नॉट अलाउड। अब बोलते कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को बोला कि तुम साल में ना 2 ही मीटिंग कर लो तो भी चल जाएगा। 2 मीटिंग में कैसे, जनवरी से जून के बीच में 1 मीटिंग और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 1 मीटिंग कर लो, और ये 2 मीटिंग के बीच का गैप मिनिमम 90 दिन का होना चाहिए। मतलब कि 1 मीटिंग 30 जून को कर लिया और 1 मीटिंग 3 जुलाई को कर लिया तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। बोला सर जून के पहले 1 मीटिंग कर लिया, जुलाई के बाद 1 मीटिंग कर लिया, नहीं, दोनों के बीच में गैप कितना है, सिर्फ 3 दिन का। आपको मिनिमम 90 दिन का गैप मेंटेन करना है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स शैल हाउएवर स्टिल बी रिक्वायर्ड वंस एवरी 6 मंथ। 6 महीने में एक बार तो मीटिंग होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं कि सेक्शन 160 भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज। अब ये क्या बोलते हैं, मान लो ये कौन हुआ, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, हाउ मेनी कंपनीज, सर मैक्सिमम 20 कंपनीज, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि मुकेश अंबानी अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है तो इस 20 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। मतलब कि मुकेश अंबानी जो 60 कंपनी में डायरेक्टर था, आउट ऑफ द 60 कंपनीज
20 तो कैसा कंपनी था, प्राइवेट, और 40 कैसा कंपनी था, सेक्शन 8। तो बोलता चलता है कोई बात नहीं, ये सेक्शन 8 कंपनी को काउंट मत करिए। The restriction on taking a directorship in more than 20 companies has been relaxed in case of Section 8 companies. An individual can be director in more than 20 Section 8 companies. Section 8 companies में ज़्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं है. Meeting of board, repeated point, at least one meeting within every 6 months. फिर बोलते हैं relaxation in formation of certain committees. अब बोलते हैं Section 178 में एक NRC है, Nomination and Remuneration Committee, और एक SRC है, Stakeholders Relationship Committee. Section 8 कंपनी को ये कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है. अब बोलते हैं सर्टेन डिसीजंस बाय सर्कुलेशन इंस्टेड ऑफ मीटिंग. सेक्शन 179 में दिया हुआ है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स है, ये सेक्शन 179 में दिया हुआ है. ठीक है. अब उनमें बोलते हैं कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए वहां पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मान लो कि डायरेक्टर्स लोग कुछ पैसा बोरो करना चाहते हैं, या कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ पैसा कहीं पे किसी को गारंटी देना चाहते हैं. ठीक है. तो ये सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं क्या, तो यस कर तो सकते हैं, लेकिन एक अकेला डायरेक्टर नहीं करेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर लोग का एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा. ठीक है. मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. रेजोल्यूशन पास करके आप ये सारा काम कर सकते हैं. बट खुशी का बात है कि अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो ये सारा काम आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं बाय वे ऑफ सर्कुलेशन. मतलब कि डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि भाई मीटिंग मत बुलाओ, एक काम करो, जो भी फैसला लेना है एक लेटर बनाओ, लेटर पे सारा कुछ लिखो और ये लेटर सारे डायरेक्टर्स के घर पे भेज दो. ठीक है. डायरेक्टर लोग घर बैठे बैठे इस पे वोट डाल देंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, घर बैठे बैठे वोट डाल देंगे कि भाई हमको ये काम करना है या नहीं करना है. तो ये अच्छा बात है ना. सेक्शन 8 कंपनी मीटिंग बुलाने की जगह घर पे सर्कुलेट करवा दिया, वहां से कर लीजिए. फिर बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन सम केसेस ओनली. चलो क्या बोलते हैं, a director shall be required to disclose interest in any firm with which company is making a transaction, and the company shall be required to maintain a register of all such transactions, in which its directors are interested only and only if with reference to section 188 the contract or arrangement exceeds 1 lakh rupees in value. तो यहाँ पे कुछ बात बोल रहा है, बोले कि सेक्शन 188 के अंदर अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है. अब सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोलते हैं कि लाख रुपए के ऊपर होगा तो मेंटेन करना, नहीं तो मत करना. अब यहाँ पे ना बहुत सारा पॉइंट दिया, हमको ये सारा पॉइंट याद नहीं करना है. यानी 8 पॉइंट्स, कोई भी 8 पॉइंट इसमें से याद कर लेना. तो सेक्शन 8 कंपनी हम लोग का ओवर हो चुका है. अब इस चैप्टर में से 2 चीज बचा है, एक बचा है ट्रस्ट और एक बचा है सोसाइटी. सिर्फ 2 चीज बचा है, ट्रस्ट और सोसाइटी, और दोनों ही बहुत आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला किसी में भी. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा. अब इस चीज को समझते हैं हम लोग कि लीगल लैंग्वेज में ये ट्रस्ट है क्या एक्चुअली. तो यहां पे अपने पास एक इंसान है, उसका नाम है रतन टाटा. तो रतन टाटा के पास अभी कुछ 1 लाख करोड़ रुपीस है, बस सिर्फ इतना पैसा रतन टाटा के पास. अब रतन टाटा क्या करना चाहता है, सोसाइटी का भलाई करना चाहता है. रतन टाटा सोसाइटी का भलाई करना चाहता है, इसके लिए वो क्या बनाना चाहता है, एक हॉस्पिटल बनाना चाहता है. ठीक है. अब रतन टाटा के पास पर्सनली ना ही ताकत है ना ही उतना समय है कि वो जाए और हॉस्पिटल बनवाए. तो रतन टाटा क्या किया, विक्रम अग्रवाल को बुलाया. ठीक है. विक्रम अग्रवाल के ऊपर में रतन टाटा को क्या था, ट्रस्ट था या फिर भरोसा था. ठीक है. और विक्रम अग्रवाल को रतन टाटा क्या किया, 500 करोड़ रुपया दे दिया. बोला कि ले, आज के बाद ये 500 करोड़ रुपया किसका, तेरा. आज के बाद इस 500 करोड़ के ऊपर में रतन टाटा का कोई अधिकार नहीं है. आज के बाद ये 500 करोड़ किसका, विक्रम अग्रवाल का.
तो विक्रम अग्रवाल इस 500 करोड़ रुपए का क्या करेगा? खा पी के उड़ा देगा पूरा? नहीं, क्या बनाएंगे? हॉस्पिटल बनाएंगे। समझ में आया? रतन टाटा विक्रम अग्रवाल के ऊपर में क्या किया? ट्रस्ट किया। तो विक्रम अग्रवाल इज द ट्रस्टी। ठीक है, विक्रम अग्रवाल इज द ट्रस्टी। अब ये जो 500 करोड़ रुपया है, व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये क्या है? दिस इज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये वो जायदाद है या फिर ये वो अमाउंट है, वो पैसा है, वो एसेट है जो भरोसे करके तुमको दिया गया है। दिस इज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। रतन टाटा को हम लोग क्या बोलेंगे? रतन टाटा इज द ऑथर या फिर सेटलर। ये पूरा का पूरा कहानी लिखा कौन? रतन टाटा इज द ऑथर या फिर सेटलर। मतलब कि ये 500 करोड़ रुपए क्या किया? साइड किया, सेटल किया, इज द सेटलर। अब आज के बाद कभी भी रतन टाटा ये 500 करोड़ रुपए अपना वापस मांगने के लिए नहीं आएगा। अब विक्रम अग्रवाल को क्या बोला कि देख भाई हम तेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, जाओ और हॉस्पिटल बना। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो बेनिफिट किसको मिलेगा? सोसाइटी को। सोसाइटी इज द बेनिफिशियरी। बहुत अच्छे से और प्यार से इस डायग्राम को समझ लेना, तो ट्रस्ट तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक इंसान है जो किसी का भलाई करना चाहता है, वो सोसाइटी भी हो सकता है कि रतन टाटा का एक भतीजा है, एक पोता है, बहुत छोटा है, ठीक है, वो मैनेज नहीं कर पाएगा, तो विक्रम अग्रवाल को दिया 500 करोड़ की, जाओ इसको इन्वेस्ट करो, जब मेरा भतीजा मेरा पोता बड़ा होगा तो उसको ये पैसा दे देना। तो जिस भी इंसान को बेनिफिट मिलेगा उस इंसान को बोलेंगे बेनिफिशियरी। जिस इंसान के ऊपर भरोसा किया गया वो हो गया ट्रस्टी। भरोसा करके आपको रतन टाटा ने क्या दिया? कुछ प्रॉपर्टी दिया, बोला ये ले प्रॉपर्टी अब से तेरा हुआ, लेकिन तेरा नहीं हुआ। किसके लिए यूज करना है? बेनिफिशियरीज के लिए। रतन टाटा को बोलेंगे ऑथर या फिर सेटलर। ठीक है, अब बोलते हैं कि ट्रस्ट कितने तरीके का होता है। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट और एक होता है पब्लिक ट्रस्ट। जब एक नॉन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए आप कुछ काम करते हैं तो वो हो गया प्राइवेट ट्रस्ट। और जब आप किसी अनसर्टेन ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए काम करते हैं तो वो हो गया पब्लिक ट्रस्ट। अब मान लो कि रतन टाटा का एक कंपनी है, टाटा स्टील। ठीक, अब टाटा स्टील में 1 लाख क्या एम्प्लॉइज है। अब अगेन टाटा स्टील क्या किया? विक्रम अग्रवाल को कुछ पैसा दिया, बोला जाइए और क्या बनाइए? हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। किसका? एम्प्लॉइज का प्लस उनके फैमिली मेंबर्स का। तो ये हॉस्पिटल कैसा? प्राइवेट ट्रस्ट है कि पब्लिक ट्रस्ट है? दिस इज अ प्राइवेट ट्रस्ट। इस हॉस्पिटल में हर किसी का इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाटा स्टील के एम्प्लॉइज का ही इलाज होगा, उनके फैमिली मेंबर्स का इलाज होगा। और एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो कि पूरे जनता के लिए खुला हुआ है, तो उसमें टाटा स्टील के एम्प्लॉइज भी जा सकते हैं, कोई बाहर के आदमी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो दिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। अब एक बहुत जरूरी बात जो बच्चों लोग के दिमाग में आ रहा होगा शायद, कल को अगर विक्रम अग्रवाल ये पैसा खा पी के खत्म कर दे, हॉस्पिटल ना बनाए, तो क्या होगा? बोलता इसी चीज के लिए रतन टाटा और विक्रम अग्रवाल के बीच में क्या बनेगा? एक अग्रीमेंट बनेगा। इस अग्रीमेंट का नाम है ट्रस्ट डीड। यहाँ रतन टाटा और विक्रम अग्रवाल के बीच में एक अग्रीमेंट बना। रतन टाटा लिखता है कि ये 500 करोड़ मैं तुमको देता हूँ, जिंदगी में कभी वापस नहीं मांगूंगा। विक्रम अग्रवाल बोलता है कि ठीक है, हम इसका रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और जनता के भलाई के लिए हॉस्पिटल लेते हैं, बनाएंगे। कल को अगर विक्रम अग्रवाल ऐसा काम नहीं करता तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर रतन टाटा विक्रम अग्रवाल के ऊपर केस कर सकते हैं। This is the entire concept of trust. Trust is simply a transfer of property by one person to another. कौन किसको देता? भाई सेटलर देता है ट्रस्टी को। Who manages the property for the benefit of someone else, जो किसी और के लिए उसको मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेनिफिशियरी। Now the settler must legally transfer the ownership. देखो वो क्या ट्रांसफर करेगा? ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा टू द ट्रस्टी। क्या से तुम्हें इसके क्या हो गए? मालिक हो गए। तो ट्रस्ट क्या है? देखो, ट्रस्ट बेसिकली इज एन ऑब्लिगेशन। किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया तो आपके ऊपर क्या है? एक ऑब्लिगेशन, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के साथ आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड विद ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। आपको कुछ पैसा मिला ना, उस पैसे के साथ आपके माथे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया। अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जताया था और आपने उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। ठीक, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर
और ऑफ अनदर एंड द ओनर, दूसरों की भलाई के लिए, फिर दूसरों की भी भलाई होगी और आपकी भी भलाई होगी। भाई हॉस्पिटल खुलेगा, आप भी जाना। अब क्या बोलता है, ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप इन विच अ पर्सन होल्ड्स अ लीगल टाइटल टू सर्टेन प्रॉपर्टी। ट्रस्टी, ये पर्सन कौन है, ट्रस्टी होल्ड्स अ लीगल टाइटल ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, द ट्रस्ट शैल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स ऑफ द रिटन ट्रस्ट अग्रीमेंट या ट्रस्ट डीड। एकदम सिंपल सा बात। अब बोलते हैं इंडिया में दो तरीके का ट्रस्ट होता है, टू टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो किस कानून के हिसाब से चलता है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से चलता है, प्राइवेट वाला। और पब्लिक ट्रस्ट वो तो चैरिटेबल नेचर का होता है, रिलीजियस नेचर का होता है, तो उसके लिए बहुत सारा कानून है, दिमाग लगाने की जरूरत अभी अपने को नहीं है। पर्सन्स हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट, कौन कौन इंडिया में ट्रस्ट बना सकता है, ये एकदम बकवास चीज है। ट्रस्ट तो भैया कोई कंपनी भी बना सकता है, कोई औरत भी बना सकती है, वुमेन भी बना सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल मेंबर बना सकते, वुमेन भी बना सकती है। फिर लिखा हुआ है एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, मतलब वो जो कि माइनर नहीं है, नॉट अ माइनर, नॉट अनसाउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो ये लोग ट्रस्ट बना सकते हैं, कंपनी बना सकती है, कोई औरत भी बना सकती है। फिर बोलते हैं बाय और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद द परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। माइनर के बिहाफ पे उनके गार्जियंस भी क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं। कोई एचयूएफ भी ट्रस्ट बना सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ट्रस्ट बना सकता है। इसके बेसिस पे कोई केस स्टडी नहीं पूछा जाएगा, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि कौन बना सकता है ट्रस्ट, तो इसको हम लोग लर्न करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। अच्छा यहाँ पे बोला कि ट्रस्टी कौन बनेगा, ट्रस्टी तो सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान बनेगा, एनी पर्सन हु इज केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है, वही ट्रस्टी बन सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो तो आप ट्रस्टी बन सकते हो। तो द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट, क्या डिफरेंस होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, कि भाई बेनिफिट किसको मिलेगा। ठीक है, इफ द बेनिफिशियरीज मेक अप अ लार्ज बॉडी ऑफ पब्लिक देन द ट्रस्ट विल बी अ पब्लिक। ठीक है, इफ द बेनिफिशियरीज आर अ नैरो एंड स्पेसिफिक ग्रुप सच एज एम्प्लॉइज ऑफ एनी कंपनी, तो ये प्राइवेट हो गया। इन पब्लिक ट्रस्ट इंटरेस्ट इज वेस्टेड इन एन अनसर्टेन बॉडी, पता नहीं कौन कौन आकर के इलाज करवाएंगे। इन प्राइवेट ट्रस्ट बेनिफिशियरीज आर डेफिनेट एंड असर्टेन इंडिविजुअल्स। फिर पब्लिक ट्रस्ट जो है उनका लार्जर एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, प्राइवेट ट्रस्ट का एक लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। एग्जाम्पशंस अवेलेबल टू ट्रस्ट, ये मेरे को नहीं करने का दरकार है। तो ट्रस्ट भी ओवर हो गया, देखो 15 से 20 मिनट भी नहीं लगा, मैक्स टू मैक्स लग रहा है कि 10 से 12 मिनट लगा होगा, अपना ट्रस्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग हाथों हाथ देख लेते हैं कि ट्रस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। यहीं पे दिया हुआ है कुछ थोड़े से नीचे में, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे बनाया जाएगा। A trust can be created by any person over 18 years of age and mentally sound and capable of understanding, minor नहीं होना चाहिए। Before registration of a trust, the following aspects have to be decided। देखो क्या क्या चीज, बहुत सिंपल सा है ना। ट्रस्ट का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो ट्रस्ट, अपने भतीजे के लिए बना रहे हो, पोते के लिए बना रहे हो, या फिर सोसाइटी की भलाई के लिए बना रहे हो। तो नाम क्या है, पता क्या है और काम क्या है, बहुत सिंपल सा बात है ना। नाम क्या है, काम क्या है और पता क्या है। फिर बोलता है कि एक सेटलर होना चाहिए, कम से कम 2 ट्रस्टी होने चाहिए। ठीक, और कुछ ना कुछ ट्रस्ट का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, भाई बिना प्रॉपर्टी के कैसे होगा। चलो, तो बहुत सिंपल सा है कि ट्रस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, नाम, धाम और काम। ठीक है, एड्रेस चाहिए और धाम रियल एस्टेट, नाम धाम काम और सेटलर ट्रस्टी प्रॉपर्टी। फिर बोलते हैं कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। चलो, ट्रस्ट में भी क्रिएटेड बाय एनी लैंग्वेज सफिशिएंट टू शो इंटेंशन एंड नो टेक्निकल वर्ड्स आर नेसेसरी। आपको कुछ हाथी घोड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग यही लिखेंगे कि भाई हम लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, टेक्निकल वर्ड जरूरी नहीं है। यूज ऑफ वर्ड ट्रस्ट इज नॉट नीडेड, आपको ट्रस्ट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट आपको साफ साफ ये नजर आना चाहिए, द टर्म्स ऑफ ग्रांट विल मेक इट क्लियर दैट ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली एनेक्स्ड टू ओनरशिप ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। दो चीज, एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अलॉन्ग विद ओनरशिप। ओनरशिप के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा तुम्हारे पास। अब ट्रस्ट डीड के अंदर जनरली क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ट्रस्टी, नेम ऑफ बेनिफिशियरी,
ट्रस्ट का नाम, ट्रस्ट का एड्रेस, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, घुमा फिरा के बार बार वही आ रहा है। एन इंटेंशन टू डाइवेस्ट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी अपॉन ट्रस्टीज, कि हम हमेशा के लिए अपने से ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अलग कर लिए और भी किसके पास चला गया, ट्रस्टी लोग के पास चला गया। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ट्रस्टी मर गया तो उसको अपॉइंट कैसे करेंगे, नया को कैसे उसको हटा सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज का क्या अधिकार होगा, अगर ट्रस्ट को खत्म करना है तो व्हाट इज द मोड एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, खत्म करने का तरीका क्या है। चलिए, तो डीड बना लिया आपने, अग्रीमेंट बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अग्रीमेंट में लोगों का सिग्नेचर लीजिए, किसका, सेटलर का, ट्रस्टी का और विटनेस लोगों का। चलिए, कम से कम कितना विटनेस होना चाहिए, 2 विटनेस होना चाहिए। सेटलर मस्ट साइन ऑल द पेजेस, सेटलर सारे पेजेस पे साइन करेगा। फिर इस ट्रस्ट डीड को स्टैम्प पेपर के ऊपर में आपको प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए, बिना प्रिंट के तो कैसे अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। फिर बोलते हैं रजिस्टर दी डीड इन अ सब रजिस्ट्रार ऑफिस बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस। चलो, इस ट्रस्ट डीड को आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो ओरिजिनल डीड देना पड़ेगा, ओरिजिनल डीड के साथ अब फोटो कॉपी आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, मतलब कि ट्रस्ट डीड के साथ उसका एक जेरॉक्स भी देंगे। एंड द फोटो कॉपी शैल आल्सो कंटेन सिग्नेचर ऑफ सेटलर ऑन ऑल पेजेस, उस पे भी सेटलर का साइन होना चाहिए अलग से। फिर बोलता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब उस डीड का रजिस्ट्रेशन होगा तो सेटलर और विटनेस इन लोगों को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पे। द सब रजिस्ट्रार रिटेन्स द फोटो कॉपी एंड रिटर्न्स द ओरिजिनल कॉपी, वो जेरॉक्स अपने पास रख लेगा और आपको ओरिजिनल वापस दे देगा। इसके बाद द ट्रस्ट कैन अप्लाई फॉर अ पैन एंड ओपन अ बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था। क्या आपको एक ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड के अंदर आपको इतना सारा डिटेल लिखना है, उसके बाद ट्रस्ट डीड पे आप क्या करोगे, साइन लोगे। अब सबसे पहला बात तो बिना प्रिंट के साइन कैसे लेंगे, तो इसको ऊपर लिखना, पॉइंट नंबर 2 को नीचे लिखना। बनाने के बाद उसको प्रिंट करिए, प्रिंट करने के बाद उसको साइन लीजिए। साइन लेने के बाद आप जाइए सब रजिस्ट्रार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, ओरिजिनल और जेरॉक्स लेकर के, फोटो कॉपी लेकर के। फोटो कॉपी तो वो अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल आपको लौटा देगा। फिर जाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन अप्लाई करिए, बैंक अकाउंट खोलिए और आगे आपका ट्रस्ट इस दुनिया में। नेक्स्ट वी हैव सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी में तो एक सिंगल पर्सन नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 10 15 20 लोग हैं और वो सभी के सब एक ही जैसा काम करना चाहते हैं, सबका कॉमन थिंकिंग है। A society is an association of persons united together, देखो लोग सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं by mutual consent to deliberate, determine and act jointly for some common purpose। मतलब कि मान लो ना कि there are 10 friends और हर कोई क्या करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मोहल्ले में ना एक लाइब्रेरी खोल देता है, गरीब बच्चा लोग आएगा पढ़ेगा। तो 10 लोग क्या करेगा, मिल के आपस में सोसाइटी बनाएगा, एजुकेशनल सोसाइटी। चलो, क्या बोलते हैं, सोसाइटीज आर यूजुअली रजिस्टर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, आर्ट, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर में सोसाइटी कैसे बनाएंगे, इसके लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। सोसाइटी बनाने के लिए आपको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक्ट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होता है। एक्ट हैज बीन अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस, मतलब कि ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट सोसाइटीज किस चीज के लिए बनाया जा सकता है, चलिए भैया फिर से लर्न। चैरिटेबल सोसाइटीज बना सकते हैं, मिलिट्री ऑर्फन फंड्स, ठीक है, मतलब कि हमारे देश के जो सेना है उनके जो ऑर्फन है, अनाथ बच्चे, उनके लिए बना सकते हैं। सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, चलिए पॉलिटिकल एजुकेशन सिखा रहे हैं आप सबको कैसे राजनीति होता है। फाउंडेशन और मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स फॉर जनरल यूज अमंग द मेंबर्स और ओपन टू पब्लिक, मेंबर्स के लिए बना सकते हैं, पब्लिक के लिए बना सकते हैं। पब्लिक म्यूजियम्स, गैलरीज ऑफ पेंटिंग, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक्सेट्रा, किसी चीज के लिए बना सकते हैं। बिसाइड्स दिस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और भी बोल सकते हैं कि भाई इस चीज के लिए भी हम लोग सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। एक दिन मेरा चैरिटी करने का मन हुआ तो हम कुछ अनाथ बच्चा लोग के पास गए और अनाथ बच्चा लोग के पास जाकर के किताब बांट गया, किसका, साइंस, लिटरेचर एक्सेट्रा का। फिर बोला कि बेटा तुमको कोई तकलीफ होगा ना तो मेरा लाइब्रेरी भी है, वहां आ जाना। मन ना लगे तो हम लोगों ने पब्लिक म्यूजियम बनाया हुआ है। आफ्टर ऑल ये सारा चीज क्यों कर रहे थे हम लोग,
अपने पॉलिटिक्स के लिए। तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग कि ये 6 पॉइंट अपने को कैसे याद हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी, क्या फायदा है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। रिकॉर्ड कीपिंग आर मिनिमम, कंप्लायंस इज इजी। कंपनी में तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है, इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज लो, ना आपको अपने यहाँ पे डायरेक्टर रखना है ना कुछ करना है, तो बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा। लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस बाय द रेगुलेटर, सरकार भी आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स ड्यू टू चैरिटेबल नेचर ऑफ ऑपरेशंस, टैक्स भी आपका नहीं लगता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगेन लर्निंग कैटेगरी, टैक्स एग्जाम्पशन एक्सटेंडेड टू सोसाइटीज में अप्लाई टू पब्लिक ट्रस्ट ओनली। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट ओनली टू द एक्सटेंट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट्स देयर एक्टिविटीज एज इन चैरिटेबल। मतलब कि आप तो बोलते हैं कि हम चैरिटेबल करते हैं तो टैक्स में छूट दीजिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है ओनली टू द एक्सटेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट्स योर एक्टिविटीज टू बी चैरिटेबल। वो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि आप चैरिटेबल काम करते हो तो छूट देगा, नहीं तो नहीं देगा। Such institutions are of charitable nature, it is an inappropriate form of commercial venture। बहुत ही बेकार सा बात है कि आप कमर्शियल नेचर का काम, ठीक है, राशन का दुकान नहीं खोल सकते भाई, मेरे को राशन का दुकान खोलना होता तो सोसाइटी के बनाते। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इज वर्चुअली एब्सेंट, कोई इसका इक्विटी शेयर नहीं खरीदेगा, प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है। कमर्शियल इन्वेस्टर्स रिगार्ड द इन्वेस्टमेंट्स इन सच एंटिटीज एज रिस्की। आप किसी को भी बोलोगे ना मेरे को ये सारा काम करना है, लाइब्रेरी बनाना, पैसा दीजिए, तो बोलता है बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? ऑन अकाउंट ऑफ देयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। बोलता है कि जो भी देखो यार, किसी को भी देखो मोटा आकर सोसाइटी बना लेता है, ना आपको काम करना आता है, ना आपके पास कोई डिग्री ना कुछ है। फिर क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 45 एस ऑफ आरबीआई एक्ट, नो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। लीगली स्पीकिंग दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। ठीक है, इट इज वल्नरेबल टू द इम्प्लीकेशन अंडर द मनी लेंडर्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का मनी लेंडर्स एक्ट होता है। अब इस कानून का वायलेशन होने का चांसेस रहता है अगर आप सोसाइटी बनाते हो। फिर बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन सोसाइटी। सोसाइटी को रजिस्टर करवा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। अगर आपने करवाया तो क्या होगा, नहीं कराया तो क्या होगा? अगर आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मतलब कि अब स्टेट गवर्नमेंट को आपने बता दिया कि दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी होता है। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी आपने किसको बता दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट की नजर में ये सोसाइटी क्या है? इस दुनिया में एक सेपरेट पर्सन है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की नजर में आप एक सेपरेट पर्सन हो, तो रजिस्ट्रेशन गिव्स द सोसाइटी अ लीगल स्टेटस एंड इज एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स। अगर आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए, आप बोलते टैक्स नहीं देंगे, तो पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लॉफुल वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बोलते कि हम सेपरेट पर्सन है, सारा का सारा प्रॉपर्टी किसका? मेरा है। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा तभी होगा जब तुम रजिस्टर करवाओगे। प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी एंड रिकॉग्निशन टू द सोसाइटी बिफोर ऑल अथॉरिटीज। किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी इंसान के पास चले जाइए, अगर आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप अगर सरकार को बता के काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रिकॉग्निशन मिलेगा, ऑथेंटिसिटी मिलेगा, बोले हाँ ये जेन्युइन आदमी है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाओगे या कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। Once registered, society must restrict its activities to the objects contained in memorandum। सोसाइटी को भी एक अपना मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा और उस मेमोरेंडम में जो काम लिखा है सोसाइटी से वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। A society which is registered is a legal entity but with no physical existence. As such, it can acquire and hold a property and can sue and be sued in its own name। एक कंपनी की तरह सोसाइटी should be registered to acquire the status of juridical person। अगर आपको एक लीगल पर्सन बनना है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नीचे पढ़िए मत, ये ऊपर जो भी कुछ लिखा है ये आपको नहीं मिलेगा। आपको लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा, आप इनकम टैक्स के पास रजिस्टर नहीं करा पाओगे, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत आएगा, आप अपने नाम से स्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आप प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा काम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, नीचे हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ लिखा भी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स। अब द अकाउंट्स एंड ऑडिट, सोसाइटी को अकाउंट्स ऑडिट मेंटेन करना है, कैसे करना है देखो। It becomes necessary for societies to maintain proper and regular accounts and get them audited। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट देम टू द मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, ऑडिट करवाने के बाद अपने मेंबर्स लोग को दिखाना पड़ेगा। फिर बोलते हैं फाइल द सेम विद द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। चलिए, तो चार चीज, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे, अपने मेंबर्स लोग को शो करेंगे और आरओएस के पास उसको जमा करेंगे। लिटिगेशन, कल को अगर कोई झमेला होता है तो सोसाइटी अपने नाम से केस कर सकता है।
इट इज केपेबल ऑफ फाइलिंग सूट्स अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है। सिमिलरली सूट्स कैन आल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी। बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मिंग अ सोसाइटी, सोसाइटी बनाएंगे तो उसका फायदा क्या है। अब यहाँ पे टैक्स वाला बेनिफिट दिया हुआ है तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऊपर तुम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए अब यहाँ पे आया नीचे लास्ट की सोसाइटी बनाने का तरीका क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी तो लिखा हुआ है कि एनी 7 और मोर पर्संस, ठीक है, एनी 7 और मोर पर्संस मे सब्सक्राइब देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम। एक मेमोरेंडम बनाएंगे 7 या उससे ज्यादा लोग, फाइल द मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए। देखो अब यहाँ पे पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। Society can be created by minimum 7 or more persons. Apart from persons from India, companies, foreigners, as well as other registered societies can also register for memorandum of the society. इंडिया में फॉरेन वाले लोग भी सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। चलो फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मेंबर्स मस्ट अग्री विद द नेम ऑफ सोसाइटी फर्स्ट। पहले तो एक नाम डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो पहले तो नाम, फिर मेमोरेंडम और रूल्स। तो नाम कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखो एन आइडेंटिकल और सिमिलर नेम ऑफ करंटली रजिस्टर्ड सोसाइटी विल नॉट बी अलाउड। मतलब कि मान लो कि ऑलरेडी XYZ सोसाइटी ये नाम से एक सोसाइटी बनाया हुआ है, अब इधर पे कुछ लोग इसी नाम से सोसाइटी बनाना चाहते हैं, नॉट अलाउड। कुछ और नाम बनाइए। द प्रपोज्ड नेम शैल नॉट सजेस्ट पैट्रोनेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आप लोग लिख दिए वेस्ट बंगाल ब्लाइंड्स सोसाइटी। अरे भाई वेस्ट बंगाल ब्लाइंड सोसाइटी लिख दिया तो लोगों को लगेगा कि वेस्ट बंगाल सरकार का है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। फिर आप बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए तो 7 लोग मिलकर सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, पहले तो नाम डिसाइड करो, फिर मेमोरेंडम बनाओ, फिर रूल्स बनाओ। तो नाम तो डिसाइड हो गया, कैसे होगा, एग्जिस्टिंग नाम के जैसा मैच नहीं करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के लिए काम करते ऐसा नहीं लगना चाहिए। मेमोरेंडम, द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद रूल्स मस्ट बी साइंड बाय एवरी एस्टैब्लिशिंग मेंबर। जो इंसान सोसाइटी बना रहे हैं, फाउंडर लोग, उन लोग साइन करेंगे। विटनेस्ड बाय गैजेटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फोर्थ कमिश्नर, एडवोकेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, इन लोग से साइन करवाना पड़ेगा आपको। द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन डिटेल्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड ऑक्यूपेशन। चलो मेमोरेंडम में क्या होगा, मेमोरेंडम में आके मेंबर लोगों का नाम, पता सब होगा। अब बोलते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सबमिटेड एंड साइंड फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा रिक्वेस्टिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग कवरिंग लेटर। आपको एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा, ठीक है, चिट्ठी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे चिट्ठी, टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, डियर सर, वी विश टू क्रिएट अ सोसाइटी, ऐसे करके नीचे सबको साइन करेंगे। चलो फिर आपको क्या देना होगा, चिट्ठी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस का कॉपी देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, भाई आपका जो भी ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, फिर एफिडेविट बाय सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। आप अपने सोसाइटी का जो भी सेक्रेटरी डिसाइड करते हो, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हो, उन लोग एक एफिडेविट देंगे डिक्लेयरिंग द रिलेशनशिप अमंग सब्सक्राइबर्स, कि भाई मेंबर लोगों के बीच में क्या रिश्ता है। फ्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने कभी ना कभी मीटिंग वगैरह किया होगा जहां पे डिसाइड किया होगा चलो सोसाइटी बनाते हैं, तो उस मीटिंग का मिनट्स आप जमा कर दीजिए। फिर बोलते हैं फॉलोइंग अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब देखो रिपीटेड लगेगा कुछ। पहला बोलता है पैन कार्ड दीजिए किसके, सारे मेंबर लोगों का, जो लोग बनाना चाहते हैं उनका पैन कार्ड दीजिए। द रेसिडेंस प्रूफ ऑफ ऑल मेंबर्स, उनका एड्रेस प्रूफ दीजिए, तो आईडी एड्रेस प्रूफ हो गया। तो बोलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड, जिसमें फॉलोइंग चीजें लिखी रहेंगी। क्या लिखी रहेंगी, डिटेल्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर लोग का नाम पता लिखा रहेगा, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का एड्रेस लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी लिखा रहेगा कि सोसाइटी क्या काम करेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब रूल्स दीजिए साथ ही साथ। रूल्स में क्या लिखा रहेगा, बहुत सारी बात लिखी रहेंगी, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच वर्किंग ऑफ सोसाइटी विल बी गवर्नड, कैसे काम करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक। किसी इंसान को मेंबर बनना है तो व्हाट इज द रूल्स फॉर टेकिंग मेंबरशिप, डिटेल्स अबाउट मीटिंग, साल में कितना मीटिंग करेंगे, कब कब करेंगे, कि कैसे हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, कल को कुछ झमेला हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द मेंबर्स, तो आर्बिट्रेशन मतलब कि समझौता कैसे करेंगे,
सोसाइटी का डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, सोसाइटी को खत्म कैसे करेंगे, एक कवरिंग लेटर बनाना है आपको, चलिए एड्रेस प्रूफ देना है ऑफिस का, लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स देना है, एक डिक्लेरेशन देना है कि भाई जो भी प्रेसिडेंट है या फिर सेक्रेटरी है वो एक डिक्लेरेशन देगा कि हाँ भाई हम प्रेसिडेंट बनने के लिए राजी है। ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस। फ्री में नहीं होता है, 100-200 रुपये लगता है। कितना एप्लीकेशन का कॉपी देंगे, 2 कॉपी देंगे। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार विल साइन द फर्स्ट कॉपी एज एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्न इट व्हाइल कीपिंग द सेकंड कॉपी। मतलब कि 2 कॉपी दिया, कॉपी नंबर 1 एंड कॉपी नंबर 2। तो कॉपी नंबर 1 रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज क्या क्या इसके ऊपर में साइन करके आपको रिटर्न कर दिया, कॉपी नंबर 2 रजिस्ट्रार अपने पास रख लिया। ऑन प्रॉपर वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब उसका चेकिंग करने के बाद रजिस्ट्रार विल इशू अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, सर्टिफिकेट देगा। अब इसके बाद आप इस दुनिया में आ चुके हैं।